वेलकम एवरीवन। मॉडर्न हिस्ट्री की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला टॉपिक है वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। के पहला टॉपिक है कि कैसे यूरोपियंस जल मार्ग के द्वारा भारत में प्रवेश करते हैं। तो मॉडर्न इंडिया की ये सीरीज शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं आपको। मेरा नाम है कृणाल पी ठाकुर एंड आई एम एन एजुकेटर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी. By education, I am LLB LLM with business law and I am teaching for the civil services since 2011. और ये जो वीडियो सीरीज होने वाली है वो मॉडर्न हिस्ट्री की होने वाली है। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जाएंगे और आप जो कंपटीशन की तैयारी करते हो उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी है। नॉट ओनली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो भी जनरल नॉलेज का ज्ञान रखना चाहता है या जो भी नॉलेज रखना चाहता है हिस्ट्री के बारे में, हमारे पास्ट में क्या हुआ था, हमारी हिस्ट्री क्या कहती है, तो उन सब के लिए ये उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री से। उसका पहला टॉपिक वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो नॉर्मली अगर आप देखो यहाँ पे तो तीन हम भाग में इसको डिवाइड करते हैं पूरी हिस्ट्री को। एक है एंशियंट हिस्ट्री, एक है मिडाइवल हिस्ट्री और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। तीन भागों में। और अगर देखा जाए लाइक हम ये तीन भाग बोलते तो जरूर है, लेकिन हिस्ट्री एक्चुअली कंटिन्यूटी है कि एंशियंट हिस्ट्री के बाद मिडवल हिस्ट्री चालू होती है और मिडवल हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। और इसको हम एकदम कंपार्टमेंट कर ले वो आसान नहीं है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्टिंग्विश क्लियरली कि कब एक पीरियड एंड होता है और दूसरा बिगिन होता है। नॉर्मली क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है कि जो कुछ टॉपिक है, जो घटनाएं हैं उसको एंशियंट हिस्ट्री में बोल सकते हैं और वही घटनाएं जो है मिडवल हिस्ट्री में हो सकती है, और कुछ कुछ घटनाएं मिडवल हिस्ट्री में हो सकती है और वही सेम चीज़ रिपीट जो है वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में मिलती है। और ऐसा ही एक टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो समुद्री मार्ग से जो यूरोपियंस भारत में आते हैं और भारत में कैसे सेटल होते हैं, भारत में कैसे अपने आप इकोनॉमिक पावर से वो पॉलिटिकल पावर बनते हैं, तो ये जो है वो मिडवल हिस्ट्री में भी आता है और ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी आता है। तो नॉर्मली यूरोपियंस कब आए थे इस तरीके से, जैसे अगर हम देखें एंशियंट काल से हम यूरोपियंस को भारत में देखते हैं तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम से यूरोपियंस बार बार भारत में आते रहे हैं। लेकिन बड़े लेवल पे जो अभी का जो टाइम है उस लेवल की हम बात करें तो हम मिडवल एरा से बोल सकते हैं कि 15th सेंचुरी इटसेल्फ इज मार्क बाय अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, कि किस तरीके से एक समुद्री मार्ग से ये आए थे और एक नया एरा शुरू होता है। अगर हम सिचुएशन की बात करें कि जब वो यहाँ आए थे तो जब मुगल्स यहाँ पे आए थे, उन्होंने राज किया, उसी टाइम पे यूरोपियंस भी भारत भी जब मुगल्स यहाँ पे राज कर रहे थे उसी टाइम पे यूरोपियंस भी भारत में आके सेटल हो रहे थे, व्यापार कर रहे थे। अब कौन कौन सी प्रजा, कौन कौन सी कम्युनिटी भारत आती है, तो सबसे पहली जो कम्युनिटी भारत आती है वो है पोर्टुगीज कंपनी, पोर्टुगीज लोग आते हैं। पोर्टुगीज के बाद नेक्स्ट है डच, उसके बाद डेनिश, और डेनिश के बाद जो चौथी प्रजा है वो है अंग्रेज, इंग्लिश, जो यहाँ पे शासन भी करते हैं, और पांचवें सबसे लास्ट आते हैं फ्रेंच। तो इस तरीके से पांच जो प्रजा है, तो कम्युनिटी है, वो भारत आती है अलग अलग देश से, यूरोप से आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में, खासकर हम बात करेंगे पोर्टुगीज की, बात करेंगे कि किस तरीके से पोर्टुगीज भारत आते हैं और भारत में अपना सेटलमेंट जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं, व्यापार करना शुरू कर देते हैं और इकोनॉमी पावर से धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर बनते हैं। तो टॉपिक का नाम है द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, कि भारत में पहले जमीनी मार्ग से तो आते थे। अगर आप ये मैप देखो तो ये यूरोप है और ये भारत है, और जमीनी मार्ग से तो वो आते थे। जैसे आप देखोगे अलग अलग तरीके का जमीन मार्ग है, तो जमीनी मार्ग से वो आएंगे या जमीनी मार्ग से और समुद्र मार्ग से वो आएंगे। तो यहाँ पे मिडल में आता है मिडल ईस्ट, जिसमें सऊदी अरेबिया है, ईरान, इराक, ऐसी कंट्रीज आती है। तो जब भी यूरोप के लोग भारत आएंगे तो उनको बीच में से मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से पास होना पड़ेगा। अब होता क्या है कि इस 15th सेंचुरी में, एट द बिगिनिंग ऑफ द 15th सेंचुरी, अब यहाँ पे मुस्लिम रूल जो है, अब आप देखोगे कि मुस्लिम धर्म जो है उसका उदय कब होता है, तो लगभग 6-7 सेंचुरी में हो जाता है। तो उसके बाद मुस्लिम रिलीजन बहुत पावरफुल होके इमर्ज होता है, और उसके इमर्ज होने से जो दूसरे रिलीजन है उनको एक चैलेंजेस मिलता है। यूरोप में क्रिश्चियन धर्म चल रहा है और यहाँ पे मिडल ईस्ट में मुस्लिम धर्म चल रहा है। अब क्या होता है
कि जब यूरोपियन लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे अगर ये मुस्लिम डोमिनेशन बढ़ेगा तो उनका सीधा रास्ता जो है वो कट हो जाएगा, उनको इनडायरेक्टली कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूरोप से लैंडमार्क से भारत आते हो तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हुआ क्या था, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, यूरोप में रोमन एम्पायर था इन द 7th सेंचुरी, अरब हैड एस्टैब्लिश्ड द डोमिनेशन इन इजिप्ट एंड पर्शिया, कि जो हमारा इजिप्ट है अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट, उसमें इजिप्ट है, तो इजिप्ट में और पर्शिया में जो अरब है, तो अरब ने अपना एस्टैब्लिश, अरब के मुस्लिम से अरब ने अपना डोमिनेशन यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन यूरोपियंस एंड इंडियन डिक्लाइन, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था वो डिक्लाइन हो जाता है, एंड विद दैट द इजी एक्सेसिबिलिटी टू इंडियन कम्युनिटी, मतलब यूरोपियन मार्केट में भारत की वस्तुएं बहुत ज़्यादा फेमस थी, जैसे स्पाइसी से मसाले हो गए, कैलिकोज, सिल्क, वेरियस प्रीशियस स्टोन्स, दे वर ग्रेटली इन डिमांड, दैट वाज अफेक्टेड, उनका व्यापार जो है वो अफेक्ट हो जाता है। इसके लिए उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दूसरा कि यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो नीचे कॉन्स्टेंटिनोपल है, इस्तांबुल, जो तुर्की का रीजन है। तुर्की ऐसा देश है जो उसका थोड़ा भाग यूरोप में है और थोड़ा भाग जो है वो एशिया में है, और यूरोप और एशिया को ये कनेक्ट करता है लैंडमार्क से। तो यूरोप के व्यापारी जब यहाँ से आते थे, तुर्की के माध्यम से आते थे, वहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का एक रीजन था, वो अरब के हाथ में चला जाता है, तो ऑटोमन तर्क के हाथ में चला जाता है। सो कॉन्स्टेंटिनोपल जो है उसको जो ऑटोमन टर्क होते हैं वो शासन करना उसके ऊपर शुरू कर देते हैं, हु वर ऑन द एसेडेंट। इसके कारण द मर्चेंडाइज जो थे, जो भारत का सामान था, वो यूरोपियन मार्केट में जब जाता था तो बीच में उनको अरब डोमिनेटेड एरिया से होकर निकलना पड़ता था, अरब मुस्लिम इंटरमीडिएट से होकर निकलना पड़ता था। मतलब यूरोप के और भारत के बीच में अरब लोग जो थे वो आ जाते थे, इसलिए अब जब भी उनको आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो यहाँ कमीशन देना पड़ेगा, यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उनका व्यापार यहाँ पे अफेक्ट हो जाएगा। दूसरा कि जो रेड सी है, आप देखोगे जो हमारा सऊदी अरेबिया है, एशिया है और अफ्रीका है, दोनों के बीच में एक सागर है जिसे रेड सी कहा जाता है। रेड सी जो है उसके ऊपर स्टेट मोनोपोली हो जाती है किसकी, इस्लामिक रूलर्स की, और इसके कारण इस्लामिक रूलर्स तो अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे अर्न कर पाते हैं, लेकिन यूरोपियंस को दिक्कत हो जाएगी भारत आने में, ट्रेड करने में। लैंड रूट टू इंडिया वर ऑल्सो कंट्रोल बाय द अरब। इन दैट सर्कमस्टेंसेस यूरोपियंस वर कीन टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया, कि उनको कुछ भी करके भारत की तरफ समुद्री रास्ता ढूंढना था, समुद्र में से जाने वाला। तो देखो यूरोप है तो यूरोप में से जहाज जाएगा, अब सीधा तो नहीं जा सकते क्योंकि इंटरमीडियरीज है, बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, लॉस होगा, इसलिए उनको पानी का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और पानी के रास्ते से इस तरीके से ये आएंगे, और कहाँ आएंगे, इस तरीके से अफ्रीका को ये सर्कमवेंट करेंगे, और फिर ये इस रास्ते से क्या करेंगे, समुद्र के रास्ते से ये भारत पहुंचेंगे। ये रास्ता उनको ढूंढना था, अभी ढूंढा नहीं है लेकिन अभी ढूंढना था। तो समुद्र का रास्ता क्यों ढूंढने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बीच में मुस्लिम रूल डोमिनेट करना चालू कर देता है, उनको डिफिकल्टी हो जाती है, इसलिए उनको अपना व्यापार बचाना है तो डायरेक्ट सी रूट ढूंढना पड़ेगा। अब हुआ क्या, 15th सेंचुरी में यूरोप वॉज ग्रिप बाई स्पिरिट ऑफ रेनेसा विथ इट्स कॉल फॉर एक्सप्लोरेशन, कि यूरोप में एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, साइंस की तरक्की हो रही थी, और इसीलिए यहाँ पे एक तरीके का नॉलेज सेंटर बन चुका था। यहाँ पे बहुत सारी खोजें हो रही थी, बहुत सारे यंत्र ढूंढे जा रहे थे। एट द सेम टाइम यूरोप मेड ग्रेट एडवांस इन आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन, कि जहाज निर्माण के कार्यक्रम में, नेविगेशन के कार्यक्रम में यूरोप जो है वो बहुत ही आगे जा रहा था। हेंस ईगरनेस जो थी ऑल ओवर यूरोप में, ईगरनेस बढ़ गई थी ताकि एडवेंचर किया जा सके, समुद्री मुसाफरी की जा सके। जो एकदम रिमोट से रिमोट कॉर्नर होते हैं ईस्ट में, वहाँ तक जाने के लिए साहस लोगों में ज़्यादा भर गया था, लोगों को एडवेंचर करना था। दूसरा, यूरोप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन कल्टीवेशन के अंदर आने लगी, ज़मीन में जो प्लॉट सिस्टम होता है वो इम्प्रूव होने लगा, साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट होने लगा, जैसे क्रॉप रोटेशन हो गया, जिसके कारण वहाँ पे अनाज का उत्पादन ज़्यादा होने लगा। अभी अनाज ज़्यादा उत्पादन होगा तो लोगों को ये फीड करेगा। दूसरा, जो पशुपालन है उसका उद्योग भी अच्छे से होने लगा, तो इसके कारण मीट का प्रोडक्शन अच्छे से होने लगा, और जब मीट ज़्यादा होगा तो उसका संग्रह करने के लिए हमें मसाले भी चाहिए, और मसाले कहाँ अवेलेबल थे, भारत जैसे देशों में अवेलेबल था, कि जिससे कुकिंग भी हो सकती है
और इसका प्रिजर्वेशन, मीट का प्रिजर्वेशन करना हो तो भी आप स्पाइसेस को यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यूरोप में एक सर्कमस्टेंसेस बन गया था कि वो समुद्री मुसाफरी कर सकते थे, दूर दूर तक जा सकते थे, और उनके पास रीज़न भी था दूर दूर तक जाना और भारत की तरफ एक जल मार्ग ढूंढना। प्रॉस्पेरिटी, यूरोप में प्रॉस्पेरिटी थी, इसलिए लग्जरियस, बाहर के जो ओरिएंटल लग्जरियस गुड्स थी उसकी भी डिमांड इंक्रीज होती जा रही थी। अब यहाँ पे दो शहर है इटली के पास, एक है वेनाइज और एक है जिनोवा। तो आप देख सकते हो वेनाइज यहाँ पे दिया हुआ है, तो इटली है ये, और इटली में एक शहर है तो वो है वेनाइस। और ये शहर जो थे वो इकोनॉमिक केंद्र थे, यहाँ पे बहुत अच्छे मार्केट हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत छोटे थे जो ऑटोमन तुर्क का सामना कर पाए और वो अपना रास्ता जो है लैंड रूट जो है, जमीनी रास्ता है, वो ढूंढ पाए या अपना डोमिनेशन वापस एस्टैब्लिश कर पाए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। किसको? यूरोप के देशों को, कि जो समुद्री रास्ता ढूंढेगा उसको हम मदद करने के लिए तैयार हैं और इनाम भी देने के लिए तैयार हैं। अब देखो, नॉर्थ यूरोपियंस वर ऑल्सो रेडी टू एड पोर्टुगल एंड स्पेन। दो देश थे जो समुद्र में बहुत महारत रखते थे, समुद्री मुसाफरी करने में बहुत जाने जाते थे, और वो थे, एक है पोर्टुगल और दूसरा है स्पेन। तो जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्री थी वो भी इन पोर्टुगल और स्पेन को पैसा देने के लिए तैयार थे, मैन देने के लिए तैयार थे, और जो जिनोस शहर है वो अपनी शिप और टेक्निकल नॉलेज देने के लिए भी तैयार थे कि पोर्टुगल और स्पेन में से कोई भी अगर भारत की तरफ जलमार्ग ढूंढेगा, ईस्ट की तरफ जलमार्ग ढूंढेंगे, तो उसको हम मदद करेंगे और उसको एनकरेज भी करेंगे। तो पूरी तरीके से पोर्टुगल और स्पेन के लोगों के अंदर ये एडवेंचर की भावना घुस चुकी थी कि हमें समुद्री रास्ता ढूंढना है और नई नई जगह की खोज करनी है, स्पेशली इंडिया की तरफ का रास्ता ढूंढना है। सो इट इज नोटेड दैट पोर्टुगीज हैड एज्यूम द लीडरशिप। पोर्टुगीज ने यहाँ पे लीडरशिप एज्यूम की थी, क्योंकि वहाँ पे क्रिस्टोडम्स रेजिस्टेंस टू इस्लाम भी चल रहा था, मतलब क्रिश्चियन धर्म जो था उसको मिशनरी की एक्टिविटी से आगे बढ़ाना था और इस्लाम को रेजिस्ट करना था, क्योंकि इस्लाम धर्म भी बहुत पावरफुल होता जा रहा था और उसका स्प्रेड भी बहुत व्यापक था। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए क्रिश्चियन धर्म को कुछ करना था, और अगर भारत की तरफ एक रास्ता ढूंढा जाता है, क्रिश्चियनिटी को भी फैलाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक रिलीजियस रीजन भी मिल गया था। तो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन हैड कैरेक्टराइज द जिनोइस, ऐसा भी कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े पावरफुल शहर है वो भी पोर्टुगल को, यहाँ पे पोर्टुगीज के लोगों को यहाँ पे एनकरेज करेंगे। नाउ हिस्टोरियंस ऑब्जर्व करते हैं कि आइडिया ऑफ दिस फाइंडिंग ऑफ ओशियन रूट टू इंडिया बिकम ऑब्सेशन फॉर मैनी पीपल। एंड यहाँ पे पोर्टुगीज में एक प्रिंस थे जिनका नाम है प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल। ही वॉज वेल नोन, कि मतलब उसके अंदर ऑब्सेशन था प्रिंस हेनरी का कि भारत की तरफ रास्ता तो ढूंढ ही लेगा। उनको एक निकनेम भी दिया गया था, इनका नाम था नेविगेटर। अगर आपको एग्जाम में पूछे बताइए कि किसको नेविगेटर कहा जाता था, तो हम बोल सकते हैं प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल को। और उसको कुछ भी करके भारत की तरफ रास्ता ढूंढना था, वो सारे रूट्स को पहचान रहा था, आइडेंटिफाई कर रहा था और बहुत साहस वाली एक्टिविटी करते थे। और उनको यूरोप से भारत आने वाला रास्ता जो था वो ढूंढना था, पानी के रास्ते भारत आना था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में देखा जाता है कि वहाँ के एक पादरी है, नहीं, बहुत ही फेमस रिलीजियस गुरु है जिसका नाम है पोप निकोलस V। उन्होंने प्रिंस हेनरी को एक बुल, एक बैल उन्होंने गिफ्ट किया, एक गैंडा उनको गिफ्ट किया जाता है 1454 में। और उनको मतलब बुल गिफ्ट करना, इसका मतलब उनको राइट देना, राइट टू नेविगेट द सी टू द डिस्टेंट शोर ऑफ द ओरिएंट, के दूर दूर तक आप समुद्र में ट्रैवल कर सकते हो एज फार एज इंडिया इन अटेम्प्ट टू फाइट इस्लामिक इन्फ्लुएंस। क्या आप मुस्लिम धर्म जो है, इस्लामिक इनका इन्फ्लुएंस है, उसको फाइट करने के लिए आप एक धर्म के नाम पे दूर दूर तक आप जहाज में जा सकते हो और क्या है, एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, जिससे क्या होगा, क्रिश्चियन फेथ जो है उसको स्प्रेड मिलेगा। मतलब एक रिलीजियस कारण यहाँ पे डोमिनेट हो रहा था। लेकिन प्रिंस हेनरी डाई बिफोर हिज ड्रीम बिकम रियलिटी, कि भारत की तरफ का रास्ता मिला उससे पहले प्रिंस हेनरी की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद एक और घटना होती है 1497 में। अब होता क्या था कि दोनों, जैसे स्पेन है, दोनों आजू बाजू में देश है, अगर आप ये मैप में देखो तो यहाँ पे स्पेन और उसके बाजू में पोर्टुगीज है, और दोनों जहाज में जब जाते थे दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती थी और इसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो एक ट्रीटी होती है दोनों के बीच में जिसे ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास कहा जाता है। तो 1494 में एक ट्रीटी होती है जिसे ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिला कहा जाता है। उसमें जो पोर्टुगीज और स्पेन के रूलर्स हैं वो एग्रीमेंट करते हैं एंड दे डिवाइडेड द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड, मतलब एटलांटिक
सी है तो एटलांटिक सी में एक लाइन बना दी जाती है, और जो क्रिश्चियन धर्म के इन्फ्लुएंस के बाहर जाते हैं, मतलब नॉन इस्लामिक नॉन क्रिश्चियन जो रीजन है उसको डिवाइड करते हैं और बोलते हैं कि ये जो एटलांटिक ओशन है उसके वेस्टर्न साइड जो है वो स्पेन ले लेगा और उसका ईस्टर्न साइड जो है वो पोर्टुगीज के कब्जे में आ जाएगा। तो इसका मतलब है आप देखोगे कि वेस्टर्न साइड जो है वो स्पेन जाएगा तो वेस्टर्न साइड की ज़्यादातर चीज़ें कौन ढूंढेगा, ये जो है वो स्पेन के लोग ढूंढेंगे, और ईस्टर्न साइड पे जाना है तो ईस्टर्न साइड पे ज़्यादातर चीज़ें कौन ढूंढेगा, पोर्टुगीज के लोग ढूंढेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि कौन किस तरफ जाएगा। अब आप देखोगे वास्को द गामा जब भारत आए थे तो यहीं पे आए थे, तो ये जो अफ्रीका है तो अफ्रीका के एकदम साउथ के कॉर्नर में यहाँ पे एक कैप ऑफ गुड होप, तो यहाँ पे एक जगह थी जिसे कैप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। तो एक्चुअली जब यहाँ पे एक्सप्लोरर यहाँ आते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ से भारत की तरफ जाया जा सकता है। जब वास्को द गामा आते हैं तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक गुजराती एक गाइड उनको मिलता है, उनको लेकर वो भारत तक पहुँच जाते हैं और इस तरीके से 1498 में भारत का रास्ता उनको मिल जाता है। तो यही यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ टॉर्डेलिराज में 1494 में एग्रीमेंट होता है जिसमें एटलांटिक ओशन के दोनों साइड जो है बांट लिया जाता है। एक आइलैंड है जिसका नाम है कैप वर्डे आइलैंड, और इस आइलैंड से एक लाइन खींची जाती है और उस लाइन के मुताबिक क्या होगा, वेस्टर्न साइड जो है वो स्पेन ऑक्यूपाई करेगा और एवरीथिंग टू द ईस्ट ऑफ द लाइन पोर्टुगीज के हाथ में जाएगा और वेस्ट ऑफ द लाइन जो है वो स्पेन के हाथ में जाएगा। सो अंडर द ट्रीटी पोर्टुगल कुड क्लेम एंड ऑक्यूपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट ऑफ द लाइन, वाइल स्पेन जो है कुड क्लेम एवरीथिंग टू द वेस्ट ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये पोर्टुगल के हाथ में और ये स्पेन के हाथ में चला गया। अब क्या होगा, द सिचुएशन वॉज प्रिपेयर फॉर द पोर्टुगीज इंकर्शन इन टू द वाटर अराउंड इंडिया। इसका मतलब है जल्दी से जल्दी कौन पहुंचने वाले थे, पोर्टुगीज पहुंचने वाले थे। सो 14 इसके बाद अब देखो एक घटना और है, 1487 में पोर्टुगीज नेविगेटर थे, उनका नाम था बार्थोलोमेव्यू डायस। बार्थोलोमेव्यू डियास ये एक नेविगेटर थे। ही राउंडेड द कैप ऑफ गुड होप, उन्होंने कैप ऑफ गुड होप की मतलब डिस्कवरी की, वहां तक पहुंच गए इन अफ्रीका, और उनको यहाँ पे होप था कि यहाँ से भारत का रास्ता मिलेगा। ही सेल अप द ईस्टर्न कोस्ट एंड ही वाज कन्विंस कि इसी रूट पे आगे बढ़ेंगे तो हमें भारत मिल सकता है, और इस तरीके से एक आशा के साथ अपना एक्सप्लोरेशन उनका खत्म होता है। सो बार्थोलोम्यू डियास बहुत पास पहुंच गए थे लेकिन अभी भी भारत नहीं मिला था। भारत किसको मिलेगा, भारत जो है वो आने वाले समय में पोर्टुगीज में वास्को द गामा को मिलने वाला था। तो भारत की तरफ पहुंचने की शुरुआत तो हो गई थी। नाउ वास्को द गामा, अब हम बात करेंगे फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग वास्को द गामा की बात करते हैं। और सबको पता है कि 1498 में वास्को द गामा जो है वो भारत की तरफ रास्ता ढूंढ लेते हैं और भारत पहुंच जाते हैं। द अराइवल ऑफ 3 शिप, 3 जहाज लेके आते हैं वास्को द गामा, लेड बाय गुजराती पायलट। उनकी मदद कौन करता है, एक गुजराती पायलट उनकी मदद करता है कैप ऑफ गुड होप से भारत आने की, जिनका नाम है अब्दुल माजिद। तो एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा कि कौन था जिसने वास्को द गामा की मदद की थी, जो भारत तक उसको लाया था, तो वो था अब्दुल माजिद। तो गुजराती पायलट अब्दुल माजिद हेल्प वास्को द गामा टू रीच इंडिया। कहाँ पे पहुंचे थे भारत में, तो कालीकट में पहुंचे थे। मई 1498 में कालीकट वास्को द गामा पहुंचते हैं, एंड देन भारत की हिस्ट्री जो है अफेक्ट हो जाती है, भारत की हिस्ट्री पूरी यहाँ से बदल जाती है। सो वास्को द गामा रीच कालीकट इन 1498 विद द हेल्प ऑफ अब्दुल माजिद। जब कालीकट में वो पहुंचते हैं तो यहाँ पे जो राजा होते हैं, कालीकट के जो राजा है वो हिंदू रूलर है और उनका नाम है जामोरिन। तो यहाँ पे वास्को द गामा की मुलाकात होती है जामोरिन से, जिनको सामूथिरी भी कहा जाता है। यहाँ पे जामोरिन जब देखता है वास्को द गामा 3 जहाज लेके आए होते हैं, अब क्या है कि ये भी एक पोर्ट है, ये भी एक इंटरपोर्ट है, एक बंदरगाह है कालीकट, तो यहाँ पे कोई भी व्यापारी आएगा तो उसका स्वागत किया जाता है। तो जब जामोरिन ने देखा तो उसका स्वागत किया, वास्को द गामा का स्वागत किया जाता है। एंड जामोरिन हैड नो एप्रीहेंशन, कोई भी उसको डर नहीं था, कोई भी प्रिडिक्शन नहीं था एज टू यूरोपियन इंटेंशन का, इसका इंटेंशन क्या हो सकता है। सो प्रॉस्पेरिटी जो थी, जो भी कल्याणकारी व्यवस्था जो थी जामोरिन के काल में कालीकट की, वो उसके एंटरपोर्ट होने की वजह से थी, उसके बंदरगाह होने के कारण थी। तो यहाँ पे व्यापार होता था तो इसलिए हर व्यापारी का वो स्वागत करते थे। ही अकॉर्डेड फ्रेंडली रिसेप्शन टू वास्को द गामा। वास्को द गामा जब भारत आया तो उसको फ्रेंडली रिसेप्शन दिया गया, उसका सत्कार किया गया। नाउ जो
पहले से यहाँ पे व्यापार करते थे वो अरब के ट्रेडर्स थे। अरब के ट्रेडर का यहाँ पे मालाबार कॉस्ट में बहुत अच्छा बिजनेस होता था एंड दे वर एप्रीहेंसिव अबाउट दी पोर्टुगीज इंटेंशन कि ये यहाँ पे होल्ड करेंगे और उसके बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो अरब ट्रेडर्स वर सस्पिशियस अबाउट देयर एक्टिविटी। तो यहाँ पे जब पोर्टुगीज आए तो पोर्टुगीज का और अरब का नहीं बनता था। जामोरिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जामोरिन ने इसको अलाउ किया कि यहाँ पे आप उतर सकते हो, यहाँ पे आप व्यापार भी कर सकते हो। फॉर सेंचुरीज, तो जब यहाँ पे पोर्टुगीज आए उससे पहले बहुत सालों से यहाँ पे ट्रेड सिस्टम चलता था। इंडियन ओशन में अलग अलग लोग पार्टिसिपेट करते थे। भारत के लोग भी यहाँ से व्यापार करते थे समुद्र के माध्यम से, अरब के लोग भी यहाँ पे व्यापार करते थे। इंडियन ओशन में अफ्रीकन लोग हैं या ईस्ट कोस्ट से जो चाइनीज़ है, जावा के लोग हैं, जावानीज़ है, ये सारे लोग यहाँ पे व्यापार करते थे और सब लोग प्रॉफिट के लिए काम करते थे। लेकिन उनके बीच में रूल्स ऑफ कंडक्ट होता था, कोड ऑफ कंडक्ट होता था। वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच कभी नहीं करते थे। सब लोग प्रॉफिट के लिए काम करते थे, लेकिन किसी ने भी डोमिनेट करने की कोशिश नहीं की थी कि पूरे इंडियन ओशन को हम डोमिनेट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही यूरोपियंस यहाँ पे आते हैं, जो पोर्टुगीज यहाँ पे आते हैं, तो सिचुएशन बदल जाती है। पोर्टुगीज चेंज दैट, दे वांटेड टू मोनोपोलाइज द ह्यूजली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड बाय एक्सक्लूडिंग द कॉम्पिटिटर्स, स्पेशली अरब। बाकी सबको ये एक्सक्लूड करना चाहते थे और यहाँ पे इंडियन ओशन में अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो इस तरीके से पोर्टुगीज ने यहाँ पे मतलब बाद में चल के मोनोपोली करने की यहाँ पे इंडियन ओशन में कोशिश की। नाउ वास्को द गामा की बात करें। वास्को द गामा यहाँ पे 3 महीने तक रहे। 3 महीने तक रहते हैं। When he returned to Portugal, he carry back with him rich cargo, पूरा जहाज भर के सामान लेके गए और वहाँ पे उन्होंने सामान बेचा, यूरोप पे उन्होंने सामान बेचा और बहुत बड़ा प्रॉफिट उन्होंने कमाया। उसके बाद द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्ट एक्सेस टू पेपर ट्रेड, कि मतलब अब यूरोप के लोगों को पता चला कि जल मार्ग भी ढूंढ लिया गया है। अब यूरोप के लोगों के पास 2 रास्ते थे, एक तो जमीनी रास्ते से आए और व्यापार करे और दूसरा सी रूट से आए और यहाँ पे व्यापार करे। अगर आप जमीनी रास्ते से आते हो तो क्या हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मीडिएटरी अरब मुस्लिम स्टेट को फेस करना पड़ेगा और आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप समुद्री रास्ते से आते हो तो आप सीधा भारत आ सकते हो। आपको पेपर ट्रेड, मसालों का जो ट्रेड है, मिर्ची का जो ट्रेड है, उसका डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है और मुस्लिम मिडल मैन को आपको फेस भी नहीं करना पड़ेगा और इसके कारण आपका 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है सिर्फ मसालों में व्यापार करने से। तो इसीलिए सी रूट से आना फायदेमंद था, तो इसलिए बाकी सारे लोग भी यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। अदर प्रॉफिट सीकिंग मर्चेंट ऑफ यूरोपियन नेशन टेम्प्टेड टू कम टू इंडिया एंड ट्रेड डायरेक्टली, यहाँ आके यहाँ पे ट्रेड करना चाहते थे। इसीलिए एक पूरा जहाज का बेड़ा आता है, वॉयज आता है और वॉयज वॉज अंडरटेकन बाई पेड्रो अल्वेरेज कैब्रल। तो ये याद रखिएगा। सो पहला व्यापारी जो यहाँ पे आता है मेनली वो है वास्को दी गामा। वास्को द गामा के बाद जो दूसरा व्यापारी आता है, बहुत बड़ा व्यापारी जो पूरा जहाज़ों का बेड़ा लेके आएगा, वो है पेड्रो अल्वेरेज कैब्रल। इसे प्यार से कैब्रल भी कहते हैं। तो स्पाइसेस में ट्रेड करने के लिए, यहाँ पे नेगोशिएट करने के लिए और यहाँ पे आके फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए कैब्रल जो है वो भारत आता है, कालीकट आता है और 1500 में ये यहाँ पे आता है और वो अपनी फैक्ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश करता है। तो पोर्टुगीज़ की फैक्ट्री कालीकट में किसने एस्टैब्लिश की, तो यहाँ पे कैब्रियल ने पहली फैक्ट्री यहाँ पे एस्टैब्लिश की। उसके बाद देखा जाए तो अब यहाँ पे फैक्ट्री चलेगी तो कभी ना कभी तो लोकल लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा और कुछ अरब के लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो फैक्ट्री पे एक तरफ है पोर्टुगीज और दूसरी तरफ है अरब के लोग और उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो कालीकट में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लोकल जो है वो पोर्टुगीज लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और कुछ कुछ पोर्टुगीज को यहाँ पे मार डाला जाता है, मतलब डेथ ऑफ सेवरल पोर्टुगीज पीपल। कैब्रल को यहाँ पे गुस्सा आता है। कैब्रल जो था वो यहाँ पे कमांडर था इनका। तो कैब्रल को गुस्सा आता है तो वो अरब के बहुत सारे जो मर्चेंट शिप होते हैं, व्यापारियों के जो जहाज होते हैं, उसको सेज कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे क्रू मेंबर को मार भी डालते हैं और जो उनका कार्गो है, सामान है, उनके शिप है, उनको बर्न भी कर देते हैं, जला देते हैं ताकि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान और अपना बदला भी ले ले। तो इस तरीके से कैब्रल जो है यहाँ पे कत्लेआम करवा देते हैं और बहुत सारे जहाज़ों को नुकसान भी होता है। उसके बाद पूरे कालीकट में बम फेंके जाते हैं, बम्बार्डमेंट किया जाता है। कैब्रल जो है वो कालीकट में बहुत सारे बम्बार्डमेंट करते हैं, मतलब कालीकट को तहस नहस कर दिया जाता है। बाद में
कालीकट के साथ जो लोकल रूलर्स होते हैं कोची के, और बाजू में एक शहर है जिसका नाम है कैनानोर, तो कोची के और कैनानोर के अनेक जो लोकल रूलर्स होते हैं वो कैब्रियल के पास आते हैं और उनके साथ ट्रीटी साइन करते हैं। और क्योंकि अभी कैब्रियल का खौफ जो था वो ज़्यादा था, कैब्रियल जो था वो ज़्यादा पावरफुल लग रहा था, और इसीलिए कैब्रियल अपने एडवांटेजेस में सारी ट्रीटी करवाते हैं और यहाँ पे खुलेआम फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, 1501 में फिर से वास्को द गामा भारत आते हैं, कालीकट आते हैं फिर से, और यहाँ आने के बाद फिर से वो भी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और वो भी मोनोपोली करना चाहते हैं। तो जामोरिन के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जामोरिन को बोलते हैं कि जो अरब के मर्चेंट है उनको यहाँ से निकाल दो, अब आपका व्यापार हमारे साथ ही होना चाहिए। जामोरिन उनका इंटेंशन इस बार समझ जाता है और जामोरिन डिक्लाइन टू एक्सक्लूड द अरब मर्चेंट इन फेवर ऑफ पोर्टुगीज। तो इसके कारण वास्को द गामा की लड़ाई जो है वो जामोरिन के साथ हो जाता है और एक हॉस्टिलिटी क्रिएट होती है और टोटली दुश्मनी, जामोरिन और वास्को द गामा की यहाँ पे दुश्मनी हो जाती है। तो इट इज टोटल एंड कंप्लीट, जामोरिन के साथ इसकी नहीं बनेगी। वास्को द गामा फिर इंडिपेंडेंटली अपनी फैक्ट्री जो है, अपना ट्रेडिंग फैक्ट्री जो है वो कैनानोर में एस्टैब्लिश करते हैं और बहुत बार जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। ग्रेजुअली कालीकट, तो यहाँ पे देखिएगा कालीकट, कैनानोर एंड कोची बिकेम द इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ पोर्टुगीज। तो पोर्टुगीज के हाथ में उनका ट्रेड सेंटर कालीकट, कैनानोर और कोची, ऐसे तीन जगह जो है वो उनके इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन जाते हैं। नाउ ग्रेजुअली अंडर द प्रिटेक्स ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पोर्टुगीज परमिशन ले लेते हैं ताकि अपने जो फैक्ट्री के जो लोकेशन है उसको फोर्टिफाई किया जा सके, वहाँ पे किले बनाए जा सके। और अगर एक बार वो किले बना लेते हैं तो वो अब एक तरीके से पॉलिटिकल पावर भी एस्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से पोर्टुगीज का भारत में मतलब इस तरीके से यूरोप में एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें उनको समुद्री रास्ता जो है वो ढूंढने की जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद वो समुद्री रास्ते से भारत तक पहुंच जाते हैं, कैप ऑफ गुड होप, और उसके बाद भारत तक पहुंच जाते हैं। वास्को द गामा पहले व्यक्ति होते हैं जो अपने 3 जहाज लेके कालीकट पहुंचते हैं और यहाँ पे जामोरिन का शासन होता है, वो वेलकम करते हैं, व्यापार करते हैं। और उसके बाद फिर कैब्रियल आते हैं और कैब्रियल यहाँ पे अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं और फिर अपना डोमिनेशन भी एस्टैब्लिश कर देते हैं। फिर वास्को द गामा आते हैं, यहाँ पे वो अपनी फैक्ट्री खोलते हैं और फैक्ट्री को धीरे धीरे फोर्टिफिकेशन करना भी शुरू कर देते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से एक इकोनॉमिक पर्पस के लिए आई हुई कंपनी एक तरीके से फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये पॉलिटिकल पावर भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम आज ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो पोर्टुगीज़ का आज हमने पहला पार्ट देखा। पोर्टुगीज़ का इसके बाद क्या हुआ, कैब्रियल के बाद क्या होता है, कैसे ब्लू वाटर पॉलिसी होती है, उसको हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले, इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एमसीक्यू देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, आप इस सवाल को पढ़ के इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो। तो पहला सवाल है, व्हेन डज द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियन बिगिन। क्या आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और उसके बाद आप देख सकते हो सही आंसर। तो देखो इसका सही आंसर है 15th सेंचुरी। दूसरा सवाल है, विच यूरोपियन नेविगेटर राउंडेड द कैप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका एंड बिलीव ही हैड फाउंड अ सी रूट टू इंडिया। किसने कैप ऑफ गुड होप को ढूंढा था और उसको ये बिलीफ था कि उसने भारत की तरफ का रास्ता ढूंढ लिया है। आंसर है बार्थोलोम्यू दियास। ठीक है, सी इज द आंसर। तो देखिए सी इज द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड एन एक्सपेडिशन ऑफ पोर्टुगीज शिप टू इंडिया इन 1497 अराइविंग इन 1498। इसमें क्या आंसर होगा, तो इसमें आंसर होगा वास्को दी गामा। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल रिसीव फ्रॉम पोप निकोलस V इन 1454 टू नेविगेट सी टू डिस्टेंट शोर ऑफ द ओरिएंट। कंपास, मैप, बुल, फ्लैग। तो यहाँ पे जो पोप निकोलस V है उन्होंने प्रिंस हेनरी को क्या दिया था, तो आंसर जो है वो है बुल दिया था, बुल। तो आंसर इज सी, द करेक्ट आंसर इज सी, ए बुल। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो और चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास इन 1494 विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिड पोर्टुगल क्लेम फॉर एक्सप्लोरेशन एंड ऑक्यूपेशन। बताइए, तो स्पेसिफिक लाइन के ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में
करेक्ट आंसर जो है पोर्टुगीज ने कौन सा क्लेम किया था, तो उन्होंने ईस्टर्न एरिया, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ए होगा, ए, एवरीथिंग टू द ईस्ट ऑफ द स्पेसिफिक लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन मोटिवेशन फॉर द पोर्टुगीज टू एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। क्या मोटिवेशन था, क्रिश्चियन फेथ, कॉलोनी एस्टैब्लिश करना, मुस्लिम एरिया कंट्रोल करना रूट को, या फिर न्यू सोर्स ऑफ गोल्ड ढूंढना। क्या यहाँ पे आंसर था, पोर्टुगीज का मोटिवेशन क्या था, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है सी है, बाईपास मुस्लिम कंट्रोल रूट। तो मतलब सीधा जो रूट था वो मुस्लिम डोमिनेटेड था, तो उसको बाईपास करना था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूरोपियन एक्सप्लोरर कैरियर रीच कार्गो फ्रॉम इंडिया टू यूरोपियन मार्केट सेलिंग इट अ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा वास्को दी गामा, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर यूरोपियन मर्चेंट टू कम टू इंडिया एंड ट्रेड डायरेक्टली। क्या इंसेंटिव था, तो आंसर जो है देखो, पहला ऑप्शन है सिल्क ट्रेड, दूसरा है स्पाइस ट्रेड, उसके बाद प्रीशियस स्टोन ट्रेड, एंड चौथा है टेक्सटाइल ट्रेड। यहाँ पे आंसर जो है वो है स्पाइसिस ट्रेड, बी इज द आंसर। हाउ डिड पेड्रो अल्वारेज कैब्रल रिस्पॉन्ड टू द अटैक ऑफ पोर्टुगीज फैक्ट्री एट कालीकट। क्या किया कैब्रल ने जब कालीकट में उसकी फैक्ट्री के ऊपर अटैक हुआ, तो क्या उसने नेगोशिएट किया, या अरब जो मर्चेंट शिप थे उनको सेज कर लिया और किल कर दिया उनके क्रू को, या फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया, या फिर उन्होंने दूसरी अथॉरिटी से हेल्प मांगी। आंसर जो है वो क्या है, बी है कि अरब के मर्चेंट शिप को उन्होंने सेज कर लिया और क्रू मेंबर को मार डाला, और उसके बाद बम्बार्डमेंट किया पूरे कालीकट में। तो आंसर इज बी, यस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी ग्रेजुअली बिकम इंपोर्टेंट ट्रेड सेंटर फॉर द पोर्टुगीज लीडिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड फैक्ट्री एंड फोर्टिफिकेशन। बताइए कि मतलब ट्रेड सेंटर कौन सा बना, दिल्ली, कालीकट, मुंबई या गोवा। तो देखो पहले जो है वो कालीकट बना, बाद में गोवा बना था। यहाँ पे क्या है कि ग्रेजुअली बिकम द पोर्टुगीज सेंटर, और यहाँ पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई, तो कौन सा एरिया होगा यहाँ पे, आंसर जो है वो है बी होगा, कालीकट, यस। तो आज का जो ये क्वेश्चन है यहीं पे समाप्त होते हैं, और ये पूरा पहला पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका जो पीडीएफ है अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप एक मैसेज डाल दीजिएगा, तो मैं आपके पीडीएफ जो है वो आपको शेयर कर दूंगा, आपको ग्रुप बता दूंगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन करोगे तो आपको पूरा टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहे। डेली में एक एक वीडियो पोस्ट करूंगा और आप सारे वीडियो देख सकते हो, और आपकी पूरी तैयारी जो है मॉडर्न हिस्ट्री की इसी वीडियोस के माध्यम से हो सकती है। इसका बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ वहाँ से ले सकते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आप जो भी कमेंट लिखोगे मैं ध्यान से इसको पढ़ूंगा। तो आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।